हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो है अप्रोचेबल मैथ्स। मीन्स किसी भी क्वेश्चन को करने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, उसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड से आसान बना सकते हैं। इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिससे आप अपने गणित को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आपके सामने आने वाले प्रश्नों को ऑब्जर्वेशन मेथड के से आप समय बचा सकते हैं और आसानी से उन प्रश्नों को बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः आपका जो है गणित दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये जो अप्रोचेबल मैथ्स के बारे में आप इसमें बताऊंगा वो आपको अच्छा लगेगा और आप उस पर काम करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अपना जो है हम मैथ्स के बारे में अप्रोचेबल मैथ्स के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न के आधार पर आपको इस मेथड को समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे मैंने लिया कि x माइनस 8, सपोज करो मेरे पास एक प्रश्न है x माइनस 8, वन एक्स माइनस 1/x-8, ये क्वेश्चन है हमारे पास। मैं थोड़ा इसको अच्छी तरह लिख दूं, x-1/x-8, ये क्वेश्चन इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। अब हमें इससे फाइंड करना है, x-8 माइनस 1/x-8, इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब दिया हुआ है। इसे हमें फाइंड आउट करना, इसकी वैल्यू कितनी होगी। यदि ये वैल्यू हमको दे रखी है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमने किस मेथड की बात की आपसे, ऑब्जर्वेशन मेथड। यानी कि अगर आप अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज होती हैं उनका अगर आप इसमें प्रयोग करेंगे तो निश्चित उससे भी निकल जाएगा, परंतु हमारा जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम ये देख लें कि प्रश्न में आपको किस तरीके से दिया हुआ है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद ही आप अपने क्वेश्चन में, उसके सॉल्यूशन में आएंगे। तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको ये दिया हुआ, देखिए हमें दिया हुआ है एक x दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पे x-8 दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है x-8 का क्यूब माइनस 1/x-8 का क्यूब, ये गिवन है हमारे पास। तो आप जरा इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर x-8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x-8 नहीं दिया हुआ है। तो एक तो यही यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर -8 है, तो यहाँ क्यों नहीं है -8 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो और यहाँ सेम है। तो इसका मतलब है हमारी जो अप्रोच होगी, यानी इस क्वेश्चन के अबाउट हमारी जो अप्रोच होगी, उस पर हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस इनसाइड द क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट हियर इज x, बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट x-8 क्यूब, x-8 होल क्यूब। तो हमें यहाँ x है, यहाँ x-8 है। तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर ये डिफरेंस दिख रहा है और जबकि यहाँ पर सेम दिख रहा है, बट इसका होल क्यूब है, लेकिन इसमें x-8 है, इसमें भी क्यूब नहीं है, तो इसमें क्यूब नहीं है, इसमें भी क्यूब नहीं है, लेकिन यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है। तो ये चीजें तो सेम जैसी लग रही हैं, बट यहाँ x-8 हो गया और यहाँ x ही है, यहाँ x-8 है, यहाँ x-8 हो गया, तो ये तो सेम है, तो इसका मतलब इसको भी सेम होना चाहिए। ये फर्स्ट अप्रोच होगी हमारी, यानी यहाँ हमारा प्रयास होगा, यहाँ पर हम सोचने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर x-8 होना चाहिए। तो इसका मतलब चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर जो हमने अप्रोच, अपने क्वेश्चन को करने की अप्रोच बनाई, अपनी जो पहुंच है, हमारी जो माइंड जो हमारा मेकअप किया कि इस तरह से इस क्वेश्चन को होना चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन मेथड के अनुसार हमने देखा कि यहाँ पर x है, यहाँ x-8 है, तो इसका मतलब x-8 हमने कर दिया। चलिए x-8 ये हमको दिया हुआ, तो निश्चित रूप से 20 में से अगर हम यहाँ हमने चूंकि 8 माइनस किया तो वहां भी 8 माइनस कर देंगे, तो हम वी गेट x-2 अपॉन x-8 इज इक्वल टू 20 में से 8 गया आपका 12 हो गया।
तो यानी कि अब ये सेम थिंग हो गई है। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने बनाया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया है कि जैसे अगर मान लीजिए सपोज करो ये आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है? अगर ये बॉक्स है और -1 बाई बॉक्स है, ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है। सपोज करो इस तरीके से आपको दिया है और आपको ये आपको गिवन 20 दिया हुआ था। अब आपने निकालना था कि बॉक्स का क्यूब -1 बाई बॉक्स का क्यूब, यानी कि ये आपको कैलकुलेट करना था। सॉरी, ये आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है? तो बॉक्स का क्यूब -1 बाई बॉक्स का क्यूब ये आपको फाइंड आउट करना था। तो बिल्कुल सेम केस हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको देखेंगे तो वही चीज हमको यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो इसलिए x माइनस एट -1 बाई x माइनस एट इज इक्वल 12, ये बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह है। और जो हमें फाइंड आउट करना है वो बिल्कुल इसकी तरह है। तो इसका मतलब हो गया कि जब अगर हम आइडेंटिटी का प्रयोग करते हैं तो x क्यूब -1 बाई x क्यूब क्या होता है? तो ये होता है, इसलिए हमने इसको x माइनस एट बनाया यहाँ पर। ये आप समझ गए होंगे क्योंकि ये हमारा ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उसे हम सीधे सीधे इस तरह से सॉल्व कर देंगे कि अगर x क्यूब -1 बाई एक्स क्यूब ये जो आइडेंटिटी होती है तो ये हमारे पास होती है x -1 बाई एक्स का क्यूब हो जाता है। और यहाँ पर होता है +3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स -1 बाई एक्स, ये होता है हमारे पास। तो अब हमारे पास बॉक्स का क्यूब -1 बाई बॉक्स का क्यूब है, तो यहाँ पर बॉक्स का क्यूब -1 बाई बॉक्स का क्यूब इज इक्वल टू बॉक्स -1 बाई बॉक्स क्यूब +3 इंटू बॉक्स इंटू 1 बाई बॉक्स इंटू बॉक्स -1 बाई बॉक्स। अब देखिए सारी चीजें हमें गिवन है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? अब x की जगह हम x -1 बाई एक्स का क्यूब, ये तो ठीक ही हो गया। अब यहाँ से x x कट गया हमारा, ठीक है? अब हमने लेट कर लिया कि सपोज करो ये हमारे पास k, x -1 बाई एक्स जो हमारे पास है वो k, हम ये मान लेते हैं। तो इसका मतलब अगर ये हमारे पास k है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये k क्यूब आ जाए हमारे पास आ जाएगा। हम इसे अभी x -1 बाई एक्स, चलिए k क्यूब कर देते हैं इसको, और इसको 3 इंटू के हो जाएगा हमारे पास। यानी ये इसकी वैल्यू को अगर हमने k माना तो k क्यूब प्लस 3 इंटू, इससे ये कैंसिल आ जाएगा, x -1 बाई एक्स को हमने k कहा है तो k क्यूब प्लस 3k हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसी के आधार पर हम इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारे पास अगर ये यहाँ पर x -8 का होल क्यूब इसकी जगह हो जाएगा, -1 x -8 का होल क्यूब है, तो हम इसे k की जगह हमारा क्या था? 20 था हमारे पास। ये जो वैल्यू है ये 20 गिवन है हमको, तो k की जगह हमारा 20 क्यूब हो जाएगा, +3 इंटू k की जगह हमारा कितना है? अब k की जगह हमारा 20 है, नहीं अब हमारा ये 20 नहीं है बल्कि यहाँ पर 12 आ गया है। अब हमारा k की जगह हमारा ये 12 आ गया है, तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे और 3 इंटू 12 लिख देंगे। तो 12 का क्यूब आपके पास कितना हो गया? 12 का क्यूब आपके पास हो जाता है 12 इंटू 12 जो होता है 144 होता है, और 12 का क्यूब आपका रामानुजम नंबर हो जाएगा 1728 प्लस 12 3 जा 36 हो जाएगा। अब हम इसे ऐड करेंगे तो वी गेट 100 8 6 14 हो जाएगा, और 3 2 5 और 6 हो जाएगा और 7, यानी 1764 इजीली आपका आंसर आ गया। तो यानी कि आपने इस क्वेश्चन को के मदद से, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड आपने लगाया, ये अप्रोचेबल जो मैथ्स आप लगा रहे हैं, ये बता रही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर x था, यहाँ 1/x माइनस 8 था, हमें बताना था x माइनस 8 का क्यूब -1 बाई x माइनस 8 का क्यूब। तो ये और अगर ये सेम हो जाए, और ये तो सेम ही है, तो हमें इस तरीके का एक पैटर्न मिल जाता है, ये पैटर्न मिल जाता है। तो जब ये पैटर्न हमको मिलता है तो हम इस पैटर्न को अपने अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी होती है उसके अनुसार ये लिख सकते हैं। तो लेट हमने x -1 बाई एक्स को k मान लिया, तो इसका हमारे पास आ गया k क्यूब प्लस 3 इंटू के, आ गया बिकॉज x x कट जाएगा तो 3 इंटू के आ जाएगा, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। बट k क्या है हमारे पास? हमने इसको ऐसा ही बनाना चाहा, x -8 बनाना चाहा, तो इसलिए हमने x में 8 माइनस कर दिया, ये ऑलरेडी है ही हमारे पास, और यहाँ पर 20 में से 8 माइनस कर दिया तो हमारे पास 12 आंसर है। यानी x -8 -1 बाई x -8 इज इक्वल टू 12, यानी कि यहाँ पर मैं 20 ना लिख करके इसको 12 लिख दूंगा, बिकॉज ये 12 -1 बाई 12 इज इक्वल टू 12 मालूम है। सॉरी, बॉक्स -1 बाई बॉक्स इज इक्वल टू 12 मालूम है। अब बॉक्स क्यूब -1 बाई बॉक्स क्यूब आपको फाइंड आउट करना है, यानी x क्यूब -1 बाई एक्स क्यूब आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल हो गया, x की जगह आपका x -8 का क्यूब हो गया और 1 बाई x -8 क्यूब, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसके रिजल्ट में जो k क्यूब प्लस 3 क्यूब आया है, k आया है, वहां पर k की जगह अगर हम इस 12 को रख देते हैं तो इजीली हमको ये फाइंड आउट हो जाएगा।
तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप करने का प्रयास करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को समझ जाएँगे। डिपेंड करेगा कि आपकी अप्रोच क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, क्वेश्चन के अबाउट आपकी अप्रोच क्या है, ये डिपेंड करेगा। इसलिए आप इस मेथड का प्रयोग करने से बहुत आसानी से, यानी कि अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, मान लीजिए ये सपोज आपको बना दिया है उन्होंने x माइनस 6 इज इक्वल टू 12 दे दिया जाता है सपोज। अब आपको बताना है x माइनस 6 का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 6 का क्यूब, ये आपको फाइंड आउट करना। तो आप केवल एक लाइन में इसे आंसर दे सकते हैं, बिकॉज आपके पास इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी k क्यूब प्लस 3k आ जाएगा, ये आपको मालूम है। अब k क्यूब का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर x माइनस 6 है तो यहाँ पर माइनस 6 करना पड़ेगा, तो 12 माइनस 6 यहाँ कर देंगे। 12 माइनस 6 कितना होता है, 6 होता है, तो 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6, यानी 6 का क्यूब आप निकाल लीजिएगा और उसको 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 216 हो जाएगा, इंटू 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आ गया, देखिए 14 हो गया, 112 और 3 हो जाएगा 2। देखिए कितनी जल्दी से हमने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर दिया, यानी आप केवल आंख झपकते ही, पलक झपकते ही, आप पलक झपकते ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट आपकी अप्रोच मैथ्स के अबाउट क्या है ये डिपेंड करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, दैट व्हाट हैपेंस इनसाइड द क्वेश्चन, उसके अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू अप्लाई द अप्रोचेबल मैथ्स। अनदर क्वेश्चन, इसी तरीके से हम कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे सपोज करो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर हम एक बहुत छोटा सा, जो कि हम छोटे क्लासेस में करते थे, उसको अगर हम क्वेश्चन करें, जैसे 95 का क्यूब स्क्वायर अगर हमें करना है, या 85 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, यानी अगर 2 डिजिट जिसका जो वंस प्लेस है वो अगर सपोज करो 5 होता है, तो उसका स्क्वायर हमें निकालने के तरीके क्या होंगे। अब ये है ऑब्जर्वेशन। अब एक तरीका तो ये है कि अगर हम 95 को 95 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये हो जाने वाला है। लेकिन क्या हम ऑब्जर्वेशन इस मेथड को करना उचित समझेंगे? नहीं। क्यों? बिकॉज द कंपटीशन इतना तगड़ा है कि हम अगर इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत टाइम ले लेगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसका जो तरीका रहेगा वो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि जब आप कैलकुलेशन करते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होता है। देखिए, जो चीज़ें हमारे टीचर समझाते हैं वो तो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है या किसको कैसे किया जाता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, उससे आगे सोचना होता है। हमें एक कदम आगे सोचने का अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम एक कदम आगे सोचेंगे तो क्या होगा, निश्चित हमारी मैथ्स और अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक हमारे सर लोग बताते हैं या समझाते हैं वो चीज़ें तो हमारी क्लियर हो ही रही हैं, लेकिन जब हम अप्रोच की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम आई है हमारे सामने उसमें क्या हो रहा है, इस बात को ऑब्जर्व यदि हम कर देंगे तो हमारे अंदर एक थिंकिंग पावर आ जाएगी कि ऐसे हो रहा है, यानी इस तरीके से इसमें प्रोसेस हो रही है, पैटर्न ये चल रहा है, तो इजीली हम उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बहुत छोटी क्लास का लिया है, ये भी देखिए ऑब्जर्व किया गया होगा और उसे इस तरीके से एक ट्रिक बना दी गई है, उस ट्रिक को आपने समझना है। देखो ट्रिक भी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन से ही होता है। जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, तो वही एक प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। उसे आप ट्रिक कह दें या उसके आप एक अंडरस्टैंडिंग कहें, जो भी कहें उसको आप कह सकते हैं। सिंपल है, देखिए ये 5 स्क्वायर है, देखिए इसको समझना है हमें, यानी 5 स्क्वायर है तो इसका मतलब 5 स्क्वायर है तो 25 हमें मिल गया। ओके, 5 स्क्वायर है तो 25 हमें मिल गया। अब आपने एक काम करना है, इसमें सीधे 1 ऐड कर देना है। तो यानी जब 1 ऐड कर देंगे 9 में, जो इसका टेंस प्लेस था, यहाँ भी 1 ऐड कर देंगे, देखिए, और यहाँ पर भी 1 ऐड कर देंगे, ये 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। देखिए समझ पा रहे होंगे आप। तो अब इसमें 9 में आपने अगर 1 ऐड कर दिया तो आपके पास 10 आ गया। ठीक है, तो 10 आ गया, तो अब 10 जो नंबर आपके पास आया है, इस 10 को आपने 9 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जैसे 8 में आपने 1 ऐड कर दिया तो 9 आ गया, अब 9 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 में आपके पास 1 आ गया तो 8 आ गया आपके पास ऐड करने पर, तो अब आपने क्या करना है, 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो वी गेट द स्क्वायर्स ऑफ 75
also 85 square and 75 square. Very easy. So यहाँ पर मेरी आपको ये समझाने का अर्थ ये, मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके आपके सामने नहीं आया हूँ, मैं आपको केवल ये समझाने आया हूँ कि ऑब्जर्वेशन, मैथ्स के अंदर ऑब्जर्वेशन ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग मैथ्स के अबाउट और अच्छी हो जाती है और क्लियर हो जाती है। तो इस चीज को समझने के लिए अब देखिए इसका आंसर क्या आ गया। अब फाइनली हम आंसर जानना चाहते हैं तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए कि 10 9 जा 90 होता है, तो 19 25, देखिए इसका स्क्वायर ये मिल गया। एंड सिमिलरली अगर आपको इसका स्क्वायर चाहिए तो 9 8 जा 72 और ये 25 ऑलरेडी वी हैव, सो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज दिस, ठीक है। एंड सिमिलरली 8 7 जा 56 एंड 25, सो वी गेट 56 25। ये हमारे पास एक क्वेश्चन मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर अब ये क्या हुआ, ये कोई फॉर्मूला या उस पे नहीं हुआ है, ये कोई ट्रेडिशनल जो मेथड है उस पे नहीं हुआ है, ये ओनली इट इज ओनली बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। यानी वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रॉब्लम। हो क्या रहा है प्रॉब्लम के अंदर, जो हमको समस्या दी गई है उसके अंदर हो क्या रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब एक जिसके यूनिट डिजिट जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, तो इसका मतलब उसमें ये नियम है कि भाई अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं और इसमें 1 ऐड कर देते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो ये इजीली स्क्वायर मिल जाता है। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे और इसे आप अप्लाई भी अपने लाइफ में, मैथ्स की लाइफ में करेंगे, जिससे आपकी मैथ्स और ज्यादा धारदार बन जाएगी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और स्किलफुल हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। ऐसे और क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके सामने, और भी आपके सामने इस तरीके की चीजें लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं एलसीएम की, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा होता है एलसीएम निकालते हैं। देखिए हम एलसीएम निकालते हैं 3 और 5 का। अगर सपोज करूंगा 3 और 5 का एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि 3 और 5 का इजीली हमारे पास 15 हो गया, ठीक है। अब लेकिन जब यही क्वेश्चन सपोज करो हमारे पास 3/4 और मैं कह देता हूं उसको 5/7 कह देता हूं, सपोज करो मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूं। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है, इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो रिमेंबर इसका तरीका क्या है, अगर आप एक फार्मूला मेथड पे जाते हैं तो वो कहता है, फार्मूला तो ये कहता है कि जो a/b और c/d अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपका तरीका क्या रहेगा। जो फार्मूला कहता है, जो फार्मूला कह रहा है वो ये कहता है कि एलसीएम ऑफ AC अपॉन HCF ऑफ BD, इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, इन दोनों का HCF निकाल दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो इसका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। बट लेकिन ये कब कहा गया है, ये फॉर्मूला आपको कब इस्तेमाल करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फॉर्मूला जो ट्रेडिशनल है, जो हमको समझाया जा रहा है कि भाई सीधे सीधे आप ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए, नीचे वाले का HCF निकालिए, तो ये कब लगना है, इस मेथड को कब लगना है, ये तभी लगाना है, ओनली इस मेथड को तभी लगाना है जब क्या हो, हमारे पास ये दोनों नंबर, ये देखिए ये जो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, ये हमारे क्या हो, इस तरीके के को प्राइम। अगर मान लीजिए ये को प्राइम है, ठीक है, अगर को प्राइम का मतलब आप समझ रहे ना, जैसे 3 और 4 है, ठीक है, तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में आपको सीधे सीधे इस तरीके से लगा देंगे तो आपको क्या लग जाएगा, ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा। अब आप देखिए ऊपर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 × 5 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 और 7 का जो HCF लेंगे, HCF ऑफ BD लेंगे, यानी 4 और 7 का HCF लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओनली 1 आएगा, बिकॉज देयर इज नो कॉमन फैक्टर। इसका क्या है, 1 है, एक्सेप्ट 1 इसका, और इसमें से जो कॉमन फैक्टर है 1 है, सो दे आर को प्राइम, देयरफॉर द आंसर इज ओनली 50। तो आप समझ पाए होंगे, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे कि ये कब इस्तेमाल होता है, कब नहीं होता है। अब जैसे सपोज करो मान लीजिए ये इस तरीके का होता, सपोज करो अगर ये, अब हम इसको दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे एलसीएम, अगर हमने ये तो एक मेथड बना दी हमने,
अब हम इसको दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे जो हमारा परंपरागत तरीका होता है तो ये कहाँ से कैसे आया होगा। देखो अगर हम इसे लेते हैं तो एलसीएम ऑफ 3/4 और 5/7, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम ऑफ 3 into 7 एंड 4 into 7, एलसीएम सेम हो जाएगा 5 into 4 और 7 into 4, यानी इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम ऑफ 3 7 जा 21 और 5 4 जा 20, ओके, एंड दिस इज 28, इधर 28 और इधर भी 28 आ गया। तो अब मैं इसको अगर बाहर ले लेता हूं तो वी गेट, हमारे पास आ जाएगा 1/28 आगे बाहर आ जाएगा एलसीएम ऑफ 21 और 20। अब देखिए ये परंपरागत तरीका हमारे आ गया, जो हम असली में जो हम छोटी क्लासेस में करते हैं एलसीएम ऑफ। अभी आपको अपॉन दिखाई दे रहा था तो आप दिक्कत महसूस कर रहे थे, आपने क्या किया, ये सेम हो गया, तो जब सेम हो गया तो उसका सेम ही होगा, तो उसे हमने बाहर ले लिया, तो इसलिए 1/28 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, एलसीएम ऑफ 21 एंड 20 आ जाएगा। अब 21 और 20 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 21 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/28 इंटू इसका एलसीएम हो जाएगा 21 इंटू 20 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट हो जाता है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 और 4 5 जा 20, 5 3 जा 50, ऑल्सो वी हैव 50। तो सेम आंसर, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको बहुत जल्दी कर दिया और इसे हमने थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी मेथड से किया, जो हम अपने परंपरागत तरीके से करते हैं। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आया, ऑब्जर्वेशन क्या है, 21 इंटू 20 आया। तो ये कौन है, ये 21 इंटू 20 कौन है, ये ऊपर के न्यूमरेटर है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ऊपर का एलसीएम ले लिया, बिकॉज हम इसको सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब नीचे 28 क्यों बाहर कॉमन आ गया, बिकॉज 28 इन दोनों का डिनोमिनेटर हो गया, मीन्स एचसीएम हो गया है ये, क्योंकि एचसीएम क्या होता है, एचसीएम के अंदर कॉमन लिया जाता है। आपको पता होगा कोई भी दो नंबर होते हैं तो उसका कॉमन लिया जाता है, जैसे 4 है, 4 के फैक्टर आपके 1 2 और 4, और आपने देखा 7 के हो गए 1 और 7। अब आप देख रहे कॉमन कौन है, 1 है, तो कॉमन को ही लिया जाता है इसमें, तो इसलिए जो कॉमन है वो बाहर आ गया, आपका 1/28 हो गया, तो इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन के आ गया, एचसीएफ ऑफ बीडी आ गया। तो इन दोनों को हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी इन दोनों का हमने सीधे एचसीएफ ले लिया और इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, तो सीधे सीधे हम आंसर ले सकते हैं। तो लेकिन इस तरीके को आपको समझना बहुत जरूरी है, ये तरीका आपको आना ही चाहिए। परंतु जब ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं, जब समझ जाते हैं कि भाई इनका कोई ये कोप्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर इनका आपस में नहीं दिखाई दे रहा, तो हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले को लगा करके सीधे से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, फिर लेंदी तरीका करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये बड़े से बड़े मतलब जो बच्चे हैं वो हायर क्लास के भी इसको नहीं समझ पाते हैं, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे जो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है हमारी, दैट इज अ ट्रिक एंड दैट इज ऑल्सो वी हैव अप्रोच, उसी को हम अप्रोचेबल मैथ्स भी कह रहे हैं, और उसी को हम कहते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन वी कैन कैलकुलेट एनी, वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक और हम इसी तरीके से आपको और लेते हैं जो इसी मैथ्स पर डिपेंड करता है कि आप उसे लेंदी मैंने जा करके आप उसको इजी तरीके से समझने का प्रयास करें, जिससे कि वो बहुत आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे सपोज करो आपके पास क्वेश्चन है 2 to the power x और इसमें रूट लगा हुआ है, प्लस 1 अपॉन रूट लगा हुआ है 2 to the power x इज इक्वल टू 2, और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर x फाइंड करना है, फाइंड x, ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, बहुत है ना, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है और इतना ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, लेकिन इसको हम बहुत इजी करने के लिए थोड़ा सा हम अपनी अप्रोच को पहले लगाएंगे, बिना अप्रोच के नहीं होगा। अगर हम अप्रोच लगाएंगे कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें आंसर लाना है 2, इसका मतलब इक्वल टू 2 लाना है, इसका मतलब 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, यही आपसे कह रहा है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि अगर जैसे सपोज करो ये रूट है और ये 2 to the power x है,
अगर मैं सपोज करो यहाँ पर 2 टू द पावर 1 रख देता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, √2 मिलने वाला है। यानी जब मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो √2 मुझे मिलने वाला है, और अगर अब √2 मिलने वाला है और यहाँ पर मुझे 1/√2 मिल जाएगा। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है जब मैं x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो √2 आ रहा है, और ये √2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 2 + 1 आ जाएगा और नीचे √2 आने वाला है, तो 3/√2 आ रहा है। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अगर मैं √2 की वैल्यू कुछ निकालता भी हूं तो ये मुझे इसके लगभग नहीं लाने वाला है, क्योंकि ये 3 है और √2 से मैं डिवाइड करूंगा तो √2 की वैल्यू 1.414 होगी, और मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये इससे कम ही आने वाला है, 2 नहीं आने वाला है, बिकॉज हमको एग्जैक्ट निकालना है 2। तो इट मीन्स दैट जब मैं x इक्वल टू 1 रख रहा हूं तो उसी केस में ये जब इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से मुझे इसको नीचे लिखना चाहिए। अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो यहाँ पर 0 आने वाला है, यहाँ पर भी 0 आने वाला है। तो इससे मेरा आइडिया ये बन जा रहा है कि अगर मैं इसे 2 टू द पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और ये 2 टू द पावर 0 का मतलब 1 हो गया, इसका मतलब ये 1 आने वाला है, ये भी 1/1 आने वाला है, इसका मतलब 1 + 1 यानी 2 आ गया। तो वेरी सिंपल हो गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दिस इज द अप्रोचेबल मैथ्स, यानी विदाउट कैलकुलेशन वी कैन आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ x। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बाय द ऑब्जर्वेशन मेथड। मीन्स आपको एक लंबी प्रोसेस से बचना है, एक लंबी प्रक्रिया से बचना है, जिससे कि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कर सकें। तो इस प्रकार की मैथ्स को मैं आपके सामने लाया हूं। इस तरीके की चीजों को आप समझने का प्रयास करेंगे, एक ऐसा अभ्यास करेंगे कि आप कम समय लगा करके किसी प्रश्न को आसानी से कैसे कर सकते हैं। ये नहीं कि उसको लेंथी प्रोसेस से करने पर वो काफी टाइम ले लेगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो और वो आपको कई मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है, जो कि आपके एक निश्चित समय में प्रश्नों को करने की जो अवधि होती है आपको उसको क्या कर सकता है, लांग भी सकता है, जो कि आपकी स्किलनेस को कमजोर कर देगा। तो इसलिए प्लीज आप इस बात पे ध्यान देंगे, सबसे पहले आप अप्रोच पर ध्यान देंगे कि अप्रोच क्या है, राइट। दूसरा, द मेथड इज ऑब्जर्वेशन, यानी व्हाट इज इनसाइड द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट व्हाट इज इनसाइड द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्या है, एंड व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है ना। एंड वी हैव टू फाइंड आउट टू, सपोज in this question we have to find out two, means that in our observation we observe that we have to get only two, not greater than 2, not less than 2. So we have to get only 2, means that if this one will be 1 and this one will be 1, then 1 is 2. इस कॉन्सेप्ट पे मैं आया तो मैंने पहले x इक्वल टू 1 देखा तो मुझे 2 1 मिला और ये 2 1 मिला, तो 2 1 मिला तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो वी डू नॉट गेट 2, हमें 2 नहीं मिलता है, इसका मतलब 2 नहीं मिलेगा, ये लेस देन 2 मिलने वाला है। तो एग्जैक्ट 2 मिलने के लिए तो मैंने x इक्वल टू 0 चेक कर दिया, और मैं 2 भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन जब मुझे 1 भी नहीं मिल रहा है 2 भी नहीं मिल रहा है तो मैं 0 चेक करके देख रहा हूँ, तो वी गेट इट इज 2। सो x इज इक्वल टू 0। तो एक सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें अलजेब्रा लगाने लगेंगे, जो हमने ट्रेडिशनल अलजेब्रा लगाई पढ़ी हुई है उसको लगाने लगेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही मैं आपको और एक क्वेश्चन की मदद से और समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मुझे दिया है 16 टू द पावर x प्लस 1 टू द पावर x इज इक्वल टू, मुझे दिया हुआ है 81 टू द पावर x। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ये हमें फाइंड आउट करना है। इज इट ओके? तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच, व्हाट इज द अप्रोच हियर। यहां पर जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, है ना, व्हाट शुड बी अप्रोच। तो सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करने से हम देखते हैं अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, इस पर हम जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमें एक्स निकालना है। अप्रोचेबल मैथ्स का मतलब वहां तक पहुंचना है आपने, आपको मेथड से मतलब नहीं है, आपको कोई तरीके से मतलब नहीं, आपको पहुंचना है कम समय में, क्योंकि वहां पर ऐसे दिया हुआ है। अब जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो वहां एग्जाम में ये दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 1 दे दिया पहला, और दूसरा दे दिया एक्स इक्वल टू 2 दे दिया, और तीसरा दे दिया आपका
x इज इक्वल टू, सपोज उन्होंने दे दिया 4 और चौथा दे दिया उन्होंने, इसमें चौथा क्वेश्चन दे दिया x इज इक्वल टू 1/4, ये दे दिया है। अब इसका आंसर बताना है, वहां तो बस केवल इतना दिया हुआ है, अब हमें x की करना, हमें वहां कोई लंबा चौड़ा करना थोड़ी है, तो हमें वहां केवल अप्रोचेबल मैथ्स पे जाना है कि जिस तरीके से हम सबसे पहले इसमें अप्रोच देख ले, हमने कैसे पहुंचना है अपने आंसर तक। हमें x निकालना है तो हमें देखना है कि ये निकालना है, तो हमें ये पावर दे रखी है यहाँ पर x, इसी को निकालना है। तो हम ये देखेंगे भाई, अगर हम क्या करते हैं, 16 की पावर x दिया हुआ है और 1 टू दी पावर x दिया हुआ है। अब मैं सपोज करो इसको मैं मान लेता हूं, सपोज करो मैं इसको सबसे पहले इस तरह से लिख देता हूं। अगर मैं लिख दूं 16 टू दी पावर x को मैं लिख देता हूं 2 टू दी पावर 4, ओके, x, ठीक है। 1 की पावर x कहो, 1 की पावर 100 कहो, 1 की पावर 200 कहो, 1 की पावर कुछ भी कहो, ये हमेशा ऑलवेज 1 ही आना है। तो देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस पार्ट, and 1 to the power x means it is always 1 because the power कुछ भी हो, what maybe ये कुछ भी हो, whatever, 1 to the power x is always 1, but here 3 to the power, suppose करो मैं कर देता हूँ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, so it is 4 to the power x. Now it is 2 to the power 4x plus 1 and it is 3 to the power 4x. Okay, here we get it is 4x, it is 4x, okay, and now we let, हम मान लेते हैं सपोज 4x को हम y मान लेते हैं, हम कोई एक वैल्यू मान लेते हैं 4x को अगर हम y मान लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 की पावर, अगर हम 4x को y मान ले तो y मान लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास इसको हम चाहें तो 1 की पावर y लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसको हम, और 3 की पावर y हो जाएगा हमारे पास। अब आप देखिएगा 3 टू द पावर y हो गया, तो इसका मतलब अब ये कब होने वाला है, अब ये कब होने वाला, 3 कब होने वाला है, ये देखिए अगर मैं 2 की पावर इसको 0 कर दूं, 1 की पावर 0 कर दूं, तो वी गेट 2 टू द पावर 0 इज 1, 1 टू द पावर 0 is 1, 2, 1 1 is 2, but here 3 to the power 0 is 1, it is not equal, so y is not equal to 0 here। इसका मतलब आप y को अगर 0 रखते हैं तो नहीं होने वाला 0, इसलिए y 0 नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है, अगर y को 1 मान लें तो 2 to the power 1, 1 to the power 1, that is 2 plus 1 is 3, and 3 to the power 1 is also 3, so here we put in place of y is equal to 1, so we get 2 to the power 1 plus 1 to the power 1, 3 to the power 1, that is 2 plus 1 is equal to 3, that is 3 is equal to 3, so y is equal to 1, this is not answer, but y is equal to 1, here y is equal to 4x, then 4x is equal to 1, then x is equal to 1 by 4, very simple। तो हमने जो यहाँ पर ऑप्शन लिखे थे आपके, उसमें x is equal to 1 by 4 लिखा था कि नहीं लिखा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप ये y में क्यों गए, आप यहाँ क्यों चले गए, आप इसी से भी तो कर सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास 16 में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो 17 आने वाला है, और ये 81 है, तो इसलिए नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन होता, यहाँ पर ऐसा होता तो 17 होता मान लीजिए। अब हम देखें यहाँ पर क्या हो जाता, अगर x इक्वल टू 1 लिख देता हूँ मैं, तो 16 की पावर 1, 1 टू दी पावर 1, दैट इज 17, 16 plus 1 that is 17, 17 to the power 1 that is also 17, so in place of x we put x is equal to 1, we get 17, तो so x is equal to 1 here, easily हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर 81 था, तो हमने ये सोचा कि भाई 16 में अगर हम 1 ऐड कर देते तो 81 तो आने वाला नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ब्रेक कर देते हैं ऐसे नंबर पे जो कि इसमें 1 ऐड करने पर यही नंबर आ जाए, इसको भी ऐसे नंबर पे ब्रेक कर देते थे, 2 की पावर 4 कर दिया, 4x हो गया, और यहाँ 3 टू दी पावर 4x हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब देखो 2 और 1 ऐड किया तो 3 आ गया, तो इसका मतलब ये सब तो इक्वल होना ही होना है, ये तो जो भी है वो इक्वल होना ही होना है, इसको हमने इक्वल कर देना है, ये इक्वल कर देना है, तो 2 plus 1 is equal to 3 हो गया। तो इसका मतलब 4x is equal to 1 हो जाएगा, x is equal to हमने 1 माना, तो 4x is equal to 1 हो जाएगा, तो x is equal to 1 by 4 आंसर आ जाएगा। इसको किए बिना भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से आंख बंद करके कर सकते हैं, जबकि आप ऑब्जर्व करेंगे
विदाउट ऑब्जर्वेशन यू कांट डू दिस क्वेश्चन इजीली, ठीक है। अदरवाइज ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर भी लेंगे तो आपको मुश्किलें बहुत आएंगी। तो उसके लिए समय बचाने का जो तरीका है, मैंने आपसे कहा है कि अप्रोच के बारे में आप ध्यान देंगे। अप्रोचेबल मैथ्स क्या होती है, इसको आप ध्यान दीजिए और उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना शुरू कीजिए, कैसे आप अपनी अप्रोच तक पहुंच सकें। आपकी अप्रोच थी एक्स इजिकल टू व्हाट, एक्स इजिकल टू व्हाट, एक्स क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपने यहाँ से अप्रोच लगानी शुरू कर दी। जैसे हम कहीं मान लीजिए किसी उस जगह पे जाते हैं, मान लीजिए स्कूल में एडमिशन भी लेना होता है, तो कोई अप्रोच लेके चलते हैं, भाई चल यार भैया तुम चल दो यार, या कोई और व्यक्ति मेरे साथ चल दो यार, वहाँ तुम्हारी जान पहचान है, तो उसकी मदद से हम वहाँ पहुँचते हैं, तो हमारी अप्रोच हो जाती है। तो यही वो एक्स था। तो अप्रोच सबसे पहले हमको समझना है, किस तरीके से वहाँ पहुँचना है, जिस जगह हमको पहुँचना है वहाँ किस तरह से पहुँचना है और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, क्या हमारा तरीका रहेगा। उसके लिए ईजी से ईजी तरीका ढूंढने का प्रयास करेंगे और एजम्पशन का तरीका आप प्रयास करेंगे, तो आप ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसको आसानी से करके ले जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ईजी मैथ्स हो जाने वाली है और आप अपने मैथ्स को बहुत धारदार कर देने वाले हैं। इसी तरीके से और भी कई प्रश्न हमारे साथ हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे डेली प्रैक्टिस में आते हैं और हम विदाउट ऑब्जर्वेशन किए उसे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए दिक्कतें आ जाती हैं और हमारे लिए वो एक बड़ी समस्या बन जाती है और हम कठिनाई में पड़ जाते हैं। तो अब जैसे सपोज करो यहाँ पर एक सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 12 प्लस 5 आयोटा प्लस रूट 12 माइनस 5 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, थोड़ा सा लेवल इसका हाई हो गया है। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकाल के देना है। आयोटा मीन्स यू नो, आयोटा इज इक्वल टू होता है रूट माइनस 1, ये वैल्यू इसकी होती है। तो क्या इसको रखेंगे आप वहां पर? नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपको खाली वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको ऐड करने का जो तरीका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, इसको आपको एक ट्रिक से, एक क्या कहते हैं, फार्मूला से अगर आप इसे आसानी से कर जाएंगे, जब आप इसका ध्यान देंगे तब आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए, a प्लस आई बी रूट a माइनस आई बी, ये आपको पता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू होती है 2 मॉड ऑफ z। सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है तो आपको डायरेक्ट अगर ये मालूम है 2 मॉड z प्लस, यहाँ पर आपके पास पता है कि ये आंसर इसका हो जाएगा प्लस 2a, 2 मॉड ऑफ z प्लस 2a। अगर आपको ये मालूम है, अगर सपोज करो ये क्या होता, ये आपके पास होता है रूट a प्लस आई बी और यहाँ माइनस होता रूट a माइनस आई बी। अगर ये माइनस होता तब इसका आंसर क्या होता, तब आंसर होता रूट 2 मॉड ऑफ z माइनस 2a। बस इतना ही चेंज होता, इसका आप ध्यान देंगे। जैसे ये प्रॉब्लम है तो इसका आंसर ये है और ये प्रॉब्लम है तो आंसर ये है। इसमें ध्यान ये रखना है, यहाँ पर माइनस आ जाना और कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाने वाला है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाना है। अब आपके पास ये प्रॉब्लम थी तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को जो बच्चा ध्यान रखेगा तो वो, यानी ये भी क्या है, ऑब्जर्वेशन से ही आप डायरेक्ट, एक फार्मूला भी तो एक ऑब्जर्वेशन से ही निकलता है ना। कोई भी चीज अगर आपको फार्मूला बना के दिया जाता है तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन से ही है। तो डायरेक्ट आपको पता हो जाना चाहिए कि 2 मॉड ऑफ z प्लस 2a ये हो गया। अब मॉड ऑफ z क्या है, इसमें z आपके पास क्या है 12 प्लस 5 i है। अगर मॉड ऑफ z निकालते हैं तो क्या आता है, मॉड ऑफ z का आपको मालूम होगा, मॉडुलस का 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स कितना हुआ 144 प्लस 25 दैट इज 169, सो इट इज इक्वल टू 30। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे आएगा, 2 इंटू 13, मॉड ऑफ z हमारे पास 13 आ गया। अब 2a, a कितना है, a का ये a 12 है, इसमें देखिए a यहाँ पर 12 है। आंसर आ जाएगा 12 3 जा 36, सॉरी 13 2 जा 26 है ना, और 12 2 जा 24। ऐड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा रूट
50, रूट 50 को सॉल्व कर सकते हैं, फिर इतना ही भी छोड़ सकते हैं। अगर ऑप्शन में दिया हो क्या पता कभी तो रूट 25 का, तो 5√2 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो केवल इतना ही आपको ध्यान रखने से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज जो अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ज़्यादा लगाएंगे तो आपको ज़्यादा टफ पड़ने वाला है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि अगर आपने ऑब्जर्वेशन और अप्रोच आपकी अच्छी है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर जाते हैं, अदरवाइज वही चीज़ आपके लिए मुश्किल बन जाती है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप और भी मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझाने का प्रयास कर देता हूँ। मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ आपके पास सामने, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ। इस चीज़ पर अगर आप गौर करेंगे तो निश्चित आपकी मैथ्स अच्छी होने वाली है। आप चीज़ को अच्छी तरह, मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ईजिली समझ पाएंगे और बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत कम समय में आप कर देंगे। जैसे सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड अनदर x इज ग्रेटर देन 1। एक ये भी दिया हुआ है आपको, x इज ग्रेटर देन 0 एंड सॉरी y इज ग्रेटर देन 0 एंड इसके साथ में दिया है, इससे ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y भी आपको दिया हुआ है। ये तो है ही है आपके पास, ये वाली चीज तो आपके पास गिवन है, लेकिन इससे वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y भी है। इस चीज को आप थोड़ा समझेंगे और आपको निकालना क्या है, फाइंड, आपको निकालना है tan इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स x प्लस y माइनस 1 माइनस एक्स वाई। ये आपको फाइंड आउट, नहीं सॉरी x माइनस वाई, इसमें दिया हुआ है x माइनस वाई, प्रॉब्लम में ये ऐसा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए इसमें क्या होना है, अगर आप उसको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन है। अब इस इनवर्स फंक्शन को यदि आप जो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके अनुसार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप सॉल्व करने शुरू कर देंगे तो फिर ये इसमें एक फार्मूला की तरह से आप आगे बढ़ेंगे और आपके पास बहुत लंबा होने वाला है। और अगर इसी चीज़ को ऑब्जर्व करके अगर आप समझेंगे और अप्रोच पे ध्यान दे करके काम करेंगे तो निश्चित जो है आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से चुटकियों में हो जाने वाला है। ये कैसे संभव है, देखिए उसने क्या कहा, उसने सॉल्यूशन में, देखिए ये छोटा सा एक सॉल्यूशन होगा इसका, केवल आप विदाउट लिखे भी आप इसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, x इज ग्रेटर देन 0 का, तो व्हाट डज इट मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना। और y इज ग्रेटर देन 0, ये भी क्या कह रहा है, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यही तो कह रहा है। इसका मतलब ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए और ना 0 से छोटा होना चाहिए, दोनों को। और ये भी ध्यान रखना है कि x को y से बड़ा भी होना है, इट शुड बी x इज ग्रेटर देन y, यानी x को y से छोटा नहीं होना है, x को y से बड़ा होना है। आप कहते हैं कि x ये होना चाहिए और y ये होना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि x की वैल्यू जो आप लेंगे वो y से बड़ी लेंगे, y छोटा होना है, x बड़ा होना है। इस बात पर गौर यदि आपने कर दिया, इस बात पर गौर फरमा दिया तो आपका क्वेश्चन हो गया, इसलिए आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप इस पर एजम्पशन पे जाइए सीधे, आपने कहा था कि x की वैल्यू जो है 1 2 3 होनी चाहिए, तो लेकिन x की और y की वैल्यू 1 2 3 होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि x की वैल्यू y से ज्यादा होनी चाहिए, तो x की वैल्यू हम क्या लें और y से ज्यादा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान देंगे, इस बात का आप ध्यान देंगे, x का मान y से ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी आप ध्यान देंगे, x इज ग्रेटर देन y भी आपको इसमें दिया हुआ है। अब आप कैसे करेंगे, जैसे अगर आपने सपोज करो x की वैल्यू आपने क्या ले लिया, अगर आपने tan इनवर्स, अगर आपने यहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू, अब देखिए यहां पर प्लस है, tan इनवर्स अगर आपने यहां पर ले लिया है x की वैल्यू 1 और 1 माइनस 1 ले लिया, ओके, तो और इसको 1/1 ले लिया, तो आपके पास क्या आने वाला है, tan इनवर्स 1 कितना आने वाला है, ये tan इनवर्स 1 हो गया, और ये आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 होता है, 2 में 0 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई कितनी होगी, पाई बाई 4 होगी, 45 की वैल्यू होता है तो पाई बाई 4 के लिए होगा, और ये tan इनवर्स इनफाइनाइट किसके लिए होगा, पाई बाई 2 के लिए होगा, ठीक है, तो पाई बाई 2 की वैल्यू ये होगी, ठीक है ना, 90 के लिए इनफाइनाइट चला जाएगा और 45 के लिए आपका 1 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर देने वाला है ये, 2 पाई प्लस 4 पाई
अपॉन 4 टू जा 8 यानी 6 पाई अपॉन 8 यानी 3 पाई अपॉन कट जाएगा 2 3 जा 2 4 जा अपॉन। तो ये आंसर आपको देने वाला है। तो अब आपने यहाँ पर क्या ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एक चीज आपको और दी हुई है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ। हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और दिया हुआ है इसमें, आप थोड़ा सा गलती ना करें, ये इसको यहाँ पर ये इक्वल टू भी दिया हुआ है। अब हमने x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ था, तो इसका मतलब हमने इसको ले लिया, x इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, तो इसका मतलब x और y को बराबर ले लेते हैं। इसलिए हमने x की वैल्यू y से बड़ी नहीं है बल्कि इक्वल भी है, बड़ी भी है और इक्वल भी। क्वेश्चन में दिया हुआ बड़ी भी है और इक्वल भी, तो आपने क्या लेना है, बड़ा और इक्वल दोनों लेना है। हमने लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक फ्रॉम इक्वल साइन, तो tan इनवर्स x को भी हमने 1 लिया है, यहाँ पर लेट हमने x को भी 1 लिया है और y को भी 1 लिया है, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 मीन्स 1 हो गया, और tan इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। 2/0 को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे, और 1/1 को 1 बोलेंगे। तो 1 कब आता है tan के सीरीज में, इनवर्स में π/4 में आता है, और इनवर्स में इनफाइनाइट कब आता है, tan के उसमें π/2 आता है। सॉल्व करेंगे तो हमको 3π/4। देखिए कितने आसानी से ये प्रॉब्लम हो गई है कि अब जब हमने ऑब्जर्वेशन किया, जब हम क्वेश्चन को हमें यहाँ पहुंचना है, ये अप्रोच है हमारी, किसके रास्ते जाना है, यहाँ से और यहाँ से, ये दो रास्ते, उड़ान यहाँ से भरनी है, ये दो रास्ते आपके उड़ान भरने के रास्ते ये दो हैं, लेकिन पहुंचना इसके थ्रू है, पहुंचना इसके थ्रू है, ध्यान रखना है, इसके थ्रू आपको पहुंचना है और सीधे लैंडिंग यहाँ करनी है, यहाँ से उड़ान भरनी है, पहुंचना इसके थ्रू है, और जो लैंडिंग होनी है वो यहाँ पर होनी है। यानी आपने उड़ान भरा, इसके थ्रू आए, तो जहां आपने लैंडिंग कर दी यानी आप उतर गए, तो इसका मतलब आप पहुंच गए हो, दैट इज अप्रोचेबल मैथ्स। ओके, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू ऑब्जर्वेशन मेथड। सो आई होप सो मेनी क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इन क्वेश्चन से आप मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या आपके सामने लेके आया, कौन सी बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो चीज आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप कोशिश करेंगे इस पर प्रयास करने का और इस प्रकार की मैथ्स को समझने का कि आखिर अप्रोचेबल मैथ्स क्या होती है और ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन के आधार पर यदि हम किसी क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। So many questions in your books, you have to do all these questions through this method. तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और गणित दर्शन इस चैनल को आप समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम मैथ्स में आगे बढ़ सकते हैं। और इस चैनल को मैं आपको रिक्वेस्ट के माध्यम से भी कहूँगा कि आप शेयर और लाइक तो करेंगे ही करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को, और साथ में कमेंट करने का ना भूलें, जिससे कि मुझे एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जो मैं अपने मैथ्स को भी और ज़्यादा धारदार बना सकूं और ज़्यादा किलिंग वेपन बना सकूं, जिससे कि मैं उसे और बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूं और आपकी भी मैथ्स उतनी ही अच्छी हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। तो आप आई होप मुझे कमेंट भी करेंगे, शेयर और लाइक तो आपने करना ही है, साथ में आपको सब्सक्राइब भी करना है। आई थिंक आप मेरी बातों को समझे होंगे। आज के लिए इतना ही बस। हैव ए नाइस डे।